हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। तो अभी हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, एक नई प्लेलिस्ट हम लेके आए हैं जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। तो अभी आपने एग्जाम में देखा होगा कि किसी ना किसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाता है। जैसे गांधी जी से रिलेटेड इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब रहे थे, है ना, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्होंने कब स्टार्ट की, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ ये कब हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते हो। सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भगत सिंह से रिलेटेड। तो ऐसे करके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्लेलिस्ट का मकसद यही है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को कवर किया जाए। तो हर एक वीडियो के अंदर हम एक पर्सनैलिटी को कवर करेंगे और ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रहने वाली है एसएससी एग्जाम्स के लिए, सीजीएल, सीपीओ, ठीक है, सीएचएसएल, या फिर सारे के सारे उन एग्जाम्स के लिए जिनके अंदर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। इनसे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन तक। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने पिकअप किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अक्सर लोग हल्के में लेते हैं कि अरे ये तो बेसिक है, लेकिन कई बार यहाँ से भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे बहुत बार ये पूछा गया है कि इनका इनका जो बर्थ है ना ये कब हुआ था। या फिर जैसे मैच द फॉलोइंग में चार पर्सनैलिटी दे देंगे कि इधर जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी और गुरु नानक देव जी, संत कबीर, और इधर इनके बर्थ ईयर दे देंगे। तो आपको ये सभी भी पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से जैसे मैंने फुल नेम लिखा है, फुल नेम इनका क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का। इनकी माता का नाम क्या था, पुतली बाई। इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप सभी को पता होनी चाहिए। अभी देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि इनका बर्थ कौन से ईयर में हुआ। तो इनका बर्थ होता है 1869 में, और कहाँ पे, पोरबंदर गुजरात में। 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है। और इनकी डेथ कब होती है, 30 जनवरी 1948 को। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि मार्टर्स डे, शहीदी दिवस, ये किन की डेथ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है शहीदी दिवस, मार्टर्स डे, कब, 30 जनवरी को। और इनके अदर नेम क्या क्या थे, इनके अदर नेम थे बापू और राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन, ये आप सभी जानते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड में बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्लाइड से हम पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो ये देखिए, अब ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया एग्जाम में कि गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में प्रेसिडेंट रहे थे। और कई बार ये पूछा जाता है कि वो कितनी बार प्रेसिडेंट रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे जवाहरलाल नेहरू कितनी बार रहे हैं, 3 बार, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो ये रहे हैं 1924 में, सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट रहे हैं। कब रहे हैं, बेलगाम सेशन में। बेलगाम सेशन कब हुआ, 1924 में। प्रेसिडेंट कौन थे, महात्मा गांधी जी। बेलगाम कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये कौन सी लैंग्वेज में है, गुजराती में। ये पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी लैंग्वेज में, गुजराती में। ये पूछ लिया जाएगा कि इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है। तो ये इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, महादेव देसाई ने, गुजराती से इंग्लिश में। ये देखो ये जो लास्ट के दो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं इतनी बार। ये देखो पहला ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि यंग इंडिया न्यूज़पेपर कौन सी पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड है। चार ऑप्शन मिल जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। तो यंग इंडिया किससे रिलेटेड है, वीकली न्यूज़पेपर महात्मा गांधी से। नवजीवन भी इन्हीं का था और इंडियन ओपिनियन भी इन्हीं का था। और मैगजीन इनसे रिलेटेड कौन सी है, हरिजन। अब आगे मैं कवर करवाया मैंने कि ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, ये भी किन्होंने बनाया, गांधी जी ने, ठीक है। तो ये सारे इन्हीं से रिलेटेड है। हरिजन मैगजीन किससे रिलेटेड है, गांधी जी से। ये 3 न्यूज़पेपर और ये बुक, और ये इनके मैंने ये देखो ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि इनके 4 बेटे थे। कौन कौन, हरिलाल, मनीलाल, रामदास एंड देवदास गांधी। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पूछा जाएगा कि गांधी जी पहली बार जेल कब गए। तो पहली बार ये जेल गए थे 1908 में। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के भी जोहान्सबर्ग में। टोल्स्टॉय फॉर्म पूछा जाता है कि टोल्स्टॉय फॉर्म किन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो किन्होंने किया, महात्मा गांधी ने। कहाँ पे किया, साउथ अफ्रीका में। कब किया, 1910 में। अभी देखो ये इतनी सी स्लाइड में 3 क्वेश्चन कवर है, इतनी सी लाइन में आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए कि टोल्स्टॉय फॉर्म उन्होंने कब बनाया, 1910 में, ऐसा पूछ लिया जाएगा। किससे एसोसिएटेड है, महात्मा गांधी से, और कहाँ बनाया, साउथ अफ्रीका में।
अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए? तो ये वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को ही हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं एनआरए डे। हर साल नहीं, अभी तो हर एक एक साल छोड़ के अल्टरनेटिवली ऑब्जर्व किया जाता है एनआरआई डे, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन। हिंदी में क्या बोला जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन है केसर हिंद। अब देखो, जो भी इनसे रिलेटेड टाइटल थे ना, कि गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया, या फिर इन्होंने अगर किसी को टाइटल दिया, जैसे गुरु, जैसे उनको रविंद्रनाथ टैगोर को इन्होंने टाइटल दिया है ना, तो वो कब दिया, या फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा कि गुरुदेव का टाइटल किसने दिया। मतलब समझ रहे हो आप, टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। वो मैं आगे सारे के सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। तो देखो, ये यहाँ पे क्वेश्चन है केसर हिंद टाइटल। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया कि केसर हिंद का टाइटल किन के पास था? तो किन के पास था? महात्मा गांधी के पास। किन्होंने दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। कब दिया? 1899 से लेके 1902 के दौरान, जो इन्होंने इनकी जो सर्विस थी ना, इसके रिगार्डिंग इनको दिया गया केसर हिंद का टाइटल। 1899 से 1902 के बीच में बोयर वॉर होती है, बोयर वॉर। तो इस वॉर के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी जब रहते थे, तो वहां पे उन्होंने इंडियन मेडिकल कोप्स करके सर्विस चलाई थी। किन के लिए? जो भी ब्रिटिश सोल्जर वॉर में इंजर्ड हो रहे थे, उनको उनकी मतलब देख रेख के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। तो इसी के लिए इनको ये टाइटल दिया गया केसर हिंद का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो बोयर वॉर बहुत बार एग्जाम में रहती है, इसको मैं अलग से कवर करूंगा। और फिर देखो, फिर क्वेश्चन एक ये बनता है कि इन्होंने ये टाइटल लौटा भी दिया था। कब लौटा दिया था? 1919 में, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ ना, तो उससे नाराज होकर गांधी जी ने टाइटल बैक कर दिया अंग्रेजों को कि ये लो आपका टाइटल, हमें नहीं चाहिए भाई। इसको मतलब जलियांवाला बाग मैसेकर को एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए कि ये बहुत ही गलत हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए। और ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ही था कि ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, ये भी इन्होंने बनाया था। कब बनाया था? 1932 में। फिर देखो, फिर ये पूछा जाएगा कि इनका पहला सत्याग्रह कौन सा था इंडिया में? तो इनका पहला सत्याग्रह आता है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण एजिटेशन। कब हुआ? 1917 में। देखो, ये पहले आपको मैं बेसिकली बता दूं कि इनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। पहले 1917 में होता है चंपारण, फिर आएगा अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद में जो स्ट्राइक हुई थी, और फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह। ये है इसकी सीक्वेंस। सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद, एंड के फॉर खेड़ा। केक आप ऐसे याद रख लो, CAKE से कुछ भी नहीं कि केक, गांधी जी ने केक खाया है, CAK ऐसे, ठीक है। अब देखो, चंपारण में बेसिकली मैंने देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए यहाँ पे बस। चंपारण में सबसे मेन बात क्या है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया क्यों? तो यहाँ पे क्या होता है कि चंपारण एक जगह है, यहाँ पे जो पीजेंट्स थे ना, जो भी किसान है, उनको जबरदस्ती उनको बोला जाता था कि आप नील की खेती करो, इंडिगो की। इस पे भाई आपकी जो जमीन है ना, उसके 3/20 मतलब 20 के तीसरे हिस्से पे आपको कम से कम जमीन इस पे नील की खेती करनी है। और फिर उसका प्राइस भी फिक्स होता था कि नील की खेती करो और फिर हमें बेच दो। अंग्रेज उनको ऐसा बोलते थे। तो इससे क्या होता था कि नील की खेती जबरदस्ती करनी पड़ती थी। एक तो पैसे मतलब ज्यादा नहीं मिलते थे, और दूसरा अगर आप नील की खेती करे जा रहे हो ना, तो वो बाद में कुछ सालों के बाद जमीन भी बंजर हो जाएगी। तो पीजेंट्स बहुत ही दुखी थे इस बात को लेकर कि जबरदस्ती भाई ये खेती करनी पड़ रही है। तो फिर राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इनवाइट किया कि आप आइए और इस मुद्दे को उठाइए, भाई उनका ध्यान आकर्षित किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी को चंपारण में किसने इनवाइट किया, किसने बुलाया? तो किसने बुलाया चंपारण में? किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ला ने। और दूसरा भाई ये पूछा जाएगा कि कितनी लैंड पे, कितनी आपको जमीन पे इसकी इंडिगो की खेती करनी होती थी? तो 3/20 पे। और इसी को क्या बोला जाता है? 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम यही होता है कि आपको कम से कम तीसरे हिस्से पे 20 के तीसरा 3/20 इतने हिस्से पे आपको कम से कम नील की खेती करनी है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि 3 कठिया सिस्टम कौन से सत्याग्रह से रिलेटेड है, या कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है? तो नील से रिलेटेड है। कौन से सत्याग्रह से रिलेटेड हुई? चंपारण से रिलेटेड, ठीक है। और ये किधर, ये कहाँ पे पड़ता है? चंपारण बिहार के अंदर। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट कवर किया है कि नील दर्पण, नील दर्पण एक किताब है, किन्होंने लिखी है? दीनबंधु मित्रा ने। और ये बुक भी इन्हीं से रिलेटेड है, इंडिगो की नील की खेती, इंडिगो रिवोल्ट एक हुआ था, उसके ऊपर है ये किताब कि भाई कैसे मतलब किसानों को, पीजेंट्स को ये इंडिगो वाली जो प्रॉब्लम है ना, नील वाली जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। नील दर्पण, ये देखो नील, ये दर्पण दिखाने के लिए एक तरीके से, है ना। तो ये किताब इसी के ऊपर है। ये भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कि नील दर्पण किसने, किसके द्वारा लिखी गई? तो दीनबंधु मित्रा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई? 1918 में। यहाँ पे मेजर अचीवमेंट क्या थी कि ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो रही थी ना, इसमें गांधी जी गए, तो यहाँ पे जो मजदूर थे ना,
वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी वेजेस बढ़ा दी जाएं। ठीक है, हमारी वेजेस बढ़ाओ और वर्किंग आवर्स कम करो। तो वो डिमांड कर रहे थे 50% की, 50% इंक्रीज करो। तो फाइनली मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि 35% वेजेस में इंक्रीज करवा दिया गांधी जी ने। ये चंपारण अहमदाबाद, ये चंपारण, चंपारण के बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये भी पूछ लिया जाएगा, ये फिगर भी क्या पता पूछ ली जाए कि यहाँ पे कितना परसेंट वेजेस बढ़ा दी गई, तो 35%। फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी कब हुआ? 1918 में। और अहमदाबाद वाला 1918 में है ही, और ये है 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हो रहा है? 1918 में। अब देखो ये क्या था, ये ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। ये एक्शन लिया गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। खेड़ा सत्याग्रह में हुआ क्या कि यहाँ पे जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था ना गुजरात का, यहाँ पे क्रॉप्स एक तरीके से ज्यादा अच्छी हुई नहीं, मतलब कि अच्छी बारिश नहीं हुई, और अच्छी बारिश नहीं हुई, और एक तरीके से मतलब सूखा पड़ गया आप बोल सकते हो। तो उस वजह से क्या हुआ कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में अच्छी फसल हुई नहीं। तो गवर्नमेंट तो जो वहाँ पे उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो क्या करती थी, उनको कोई मतलब नहीं है कि फसल अच्छी हो ना हो, उनको तो रेवेन्यू चाहिए कि भाई हमें तो इतना टैक्स हर साल आप इतना रेवेन्यू दे दो। तो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अब की बार फसल ही नहीं हुई तो हम कहाँ से दे रेवेन्यू। तो वो बोल रहे थे कि आप रिड्यूस कर दो, है ना, कि ये रेमिट कर दो, अब की बार माफ कर दो। लेकिन गवर्नमेंट मान ही नहीं रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फिर गांधी जी यहाँ पे गए और उन्होंने ये खेड़ा सत्याग्रह किया था, इसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और यहाँ पे इनके साथ एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आते हैं, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन दोनों ने मिलके वहाँ के पीजेंट्स को सपोर्ट किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेके मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। जैसे अभी हम गांधी जी की इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर रहे हैं, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट, अब देखो खिलाफत मूवमेंट वैसे स्टार्ट किन्होंने की थी? अली ब्रदर्स ने। सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि वो स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। तो ये स्टार्ट की थी अली ब्रदर्स ने। और कौन कौन थे ये अली ब्रदर्स? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए बेसिकली, ताकि आप रिलेट करके याद कर सको। अब आप रट्टा मारोगे सीधा सीधा कि खिलाफत मूवमेंट क्या थी, अगर आपको ये नहीं पता खिलाफत मूवमेंट थी क्या, है ना, और भाई आप बस रट्टा मार लो कि इन्होंने स्टार्ट की और कब की, 1920 में। तो फिर ऐसे तो आप मतलब एक तरीके से भूल जाओगे कुछ दिनों बाद। इसलिए मैंने बैकग्राउंड लिखा है कि बैकग्राउंड क्या था। देखो यहाँ पे आपको सबका बैकग्राउंड बताया ना कि यहाँ पे ये क्यों हो रहा था, कि यहाँ पे क्रॉप्स फेल हो गई थी, यहाँ पे कि मिल के अंदर मजदूर स्ट्राइक कर रहे थे कि भाई वेजेस बढ़ाओ। और ये मैंने आपको बताया इसका भी बैकग्राउंड की वहाँ पे नील की खेती हो रही थी। तो उसके रिगार्डिंग कि भाई हमें इस सिस्टम से एक तरीके से निजात दिलाओ। इसीलिए ये आप सब बैकग्राउंड अच्छे से याद करते चलो, तो आपके बहुत क्वेश्चन कवर होंगे इसके अंदर। देखो अब क्वेश्चन खिलाफत मूवमेंट कवर हो रहा है, चंपारण सत्याग्रह कवर हो रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक तरीके से हिस्ट्री के कवर हो रहे हैं। अब देखो इसका बैकग्राउंड क्या था। इसका बैकग्राउंड ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी कब? 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। तो उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर हुई, तो एक उस टाइम इनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होता था टर्की। टर्की इनके अगेंस्ट फाइट कर रही थी। टर्की और जर्मनी, ये दोनों मतलब एक साइड थे, और ये ब्रिटेन के साथ लड़ रहे थे। और टर्की में जो एम्पायर होता था वो कौन सा एम्पायर होता था? ओटोमन एम्पायर। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य। तो टर्की और जर्मनी मिलके ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। यहाँ पे टर्की हार गई थी, ब्रिटिशर्स ही जीते थे। तो इन्होंने एक बहुत ही हार्श ट्रीटी लगा दी थी इनके ऊपर, ओटोमन एम्पायर के ऊपर। और ये ट्रीटी ऑफ वर्साए और ये सब भी आपने पढ़ा ही है ना। ये तो जर्मनी का अलग से टॉपिक हो गया, वो कभी अलग से सेपरेटली कवर करेंगे। अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई। तो जब टर्की बुरी तरीके से हार गई यहाँ पे, तो ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर बहुत ही एक बुरी ट्रीटी साइन की, हार्श ट्रीटी। और खलीफा जो थे ना उनकी, उनको भी पावर से हटा दिया गया। खलीफा क्या होते थे? खलीफा होते थे कि जो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम्स है ना, उनके रिलीजियस लीडर, वो होते थे खलीफा। तो इनको पावर से हटा दिया। तो इसी के अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहा था कि भाई जो हमारे खलीफा है ना, मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे खलीफा की पावर वापस दो आप। ब्रिटिशर्स को ऐसा बोला जा रहा था। तो इंडिया में इसके अगेंस्ट में कि खलीफा की पावर वापस लेने के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको क्या बोला गया? खिलाफत मूवमेंट। स्टार्ट किन्होंने किया? अली ब्रदर्स ने। अब गांधी जी का रोल क्या है? अब आप बोलोगे कि देखो पढ़ तो हम गांधी जी के बारे में रहे हैं, अली ब्रदर्स कहाँ से आ गए? तो गांधी जी का रोल ये रहा कि बाद में अली ब्रदर्स गांधी जी के पास पहुंचे कि आप ना इस मूवमेंट को लीड करो। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है। फिर गांधी जी ने ये मूवमेंट को लीड किया था, खिलाफत मूवमेंट को। क्योंकि देखो गांधी जी ने इसी के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट की। और फिर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों को कर दिया मर्ज। तो उनको ये लगा कि ठीक है भाई, इससे एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी वापस गेन हो जाएगी। क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी उस टाइम तक थोड़ी मतलब बिखर गई थी एक तरीके से। क्योंकि 1906 में जैसे जो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, और तो उसके बाद से, और फिर जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए मुस्लिम्स को 1909 में। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थोड़ी सी ऐसे
मतलब उस टाइम कम हो गई थी, तो गांधी जी को लगा कि ये बढ़िया सुनहरा ऑप्शन है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मूवमेंट को लीड कर लेता हूँ। ये हो गया बैकग्राउंड। अब देखो, और फिर बाद में क्या हुआ कि 1922 के अंदर जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी खत्म हो गई, वो चोरी चोरा कांड हुआ ना, वो आगे मैं सब कवर करूंगा कि फिर तो उसी के साथ ये मूवमेंट भी आपकी कोलैप्स हो जाती है। और नॉन कोऑपरेशन की जैसे जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो रही है, तो गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया। ये थी खिलाफत मूवमेंट। एक बार से मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि लॉन्च किन्होंने की और क्यों की। बस सीधी सी बात कि मोहम्मद अली और शौकत अली अली ब्रदर से, और क्यों की जा रही है, टू रिगेन द पावर ऑफ खलीफा। नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बुक आती है गांधी जी की, हिंद स्वराज। मैंने बताया ना, ऑटोबायोग्राफी तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है। ये भी पूछ लिया जाएगा कि हिंद स्वराज किन की बुक है, तो ये बुक है गांधी जी की। तो ये जो किताब थी ना, इसमें गांधी जी ने लिखा था कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल इसीलिए है क्योंकि हम लोग उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं, इंडियंस उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दिया ना, हम इनको सहयोग ही नहीं देंगे किसी भी काम में, कि एडमिनिस्ट्रेशन में, हाउस होल्ड या कोई भी जो काम होगी, इनको सहयोग ही मत करो, तो ब्रिटिशर्स का रूल कोलैप्स हो जाएगा इंडिया में। ये इन्होंने लिखा था अपनी बुक हिंद स्वराज में। तो अभी फिर बात ये आती है कि ये स्टार्ट कब हुई। तो 1920 में स्टार्ट हुई थी, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। 1919 में होता है जलियांवाला बाग मैसेकर, 1920 में मूवमेंट स्टार्ट कर दी गई। इन्होंने स्टार्ट की गांधी जी ने। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या था। इंपॉर्टेंट इंसिडेंट एक होता है चोरी चोरा इंसिडेंट। ये कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए टिप पे। और इस इंसिडेंट में होता क्या है, देखो, ये गांधी जी की जो भी मूवमेंट थी, सारी की सारी थी एकदम शांत, नॉन वायलेंट, मतलब कोई भी वायलेंस नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी जो भी वहां पे प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर। तो फिर बदले में प्रोटेस्टर ने पुलिस स्टेशन को जला दिया, और इसके अंदर 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो फिर ये एक तरीके से क्या हुआ कि ये इसी इंसिडेंट को बोला गया चोरी चोरा इंसिडेंट, क्योंकि ये इसी जगह पे हुआ था, चोरी चोरा नामक जगह पे। और ये जगह कहाँ है? गोरखपुर में। गोरखपुर किधर? यूपी में। तो जैसे ये इंसिडेंट हुआ, तो फिर गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, ये बोल के कि नहीं भाई, मूवमेंट तो नॉन वायलेंट थी, अभी मूवमेंट वायलेंट हो गई है, तो मैं इसको वापस ले रहा हूँ। क्योंकि इनके प्रिंसिपल तो यही थे कि अहिंसा और सत्य है। तो ये मूवमेंट वापस कब ले ली गई? 12 फरवरी 1922 को। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये मूवमेंट वापस कब ली गई। और इस बात को लेकर गांधी जी का बहुत ही क्रिटिसिज्म भी होता है। भगत सिंह और मतलब जो भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया कि ये मतलब बहुत ही गलत मूव थी, ये बैक नहीं लेनी चाहिए थी। ऐसा भी बोला गया कि अगर ये मूवमेंट बैक नहीं लेते गांधी जी, तो हमें आज़ादी और भी जल्द मिल जाती, मतलब जो आज़ादी 1947 में मिली, वो क्या पता और जल्द मिल जाती। ऐसा भी क्रिटिसाइज किया गया। अगला कंसेप्ट आता है साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह, जिसको साल्ट मार्च भी बोलते हैं और डांडी मार्च भी बोला गया। अब देखो ये क्या थी। ये आप सभी ने जैसे पढ़ी होगी पहले, बस मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कवर किए हैं। तो ये एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई इनको डिसोबे कर दो, कि जो भी गवर्नमेंट के रूल है ना, उनको मानो ही मत, लेकिन शांत तरीके से। जैसे उन्होंने बोल रखा था उस टाइम की साल्ट के ऊपर टैक्स है, कि भाई ऐसा नहीं है कि हर कोई जाके समुद्र से साल्ट ले लो और बना लो, ऐसा नहीं था, कि सिर्फ ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी। तो ये सब जैसे इसी में आता है साल्ट सत्याग्रह में। अब देखो ये क्या था, मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की इन्होंने की गांधी जी ने, अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो देखो उस टाइम क्या होता था कि नमक के ऊपर भी टैक्स था, कि अगर आपको नमक बनाना है ना, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सोचो। तो इसी के अगेंस्ट ये गांधी जी ने मतलब सत्याग्रह किया। और ये कब से कब चला? ये चला 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। डेट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये सत्याग्रह स्टार्ट कब हुआ। 12 मार्च को। कब तक चला? 6 अप्रैल तक। और ये सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसमें हुआ क्या। इसमें क्या किया, गांधी जी ने मार्च किया था साबरमती आश्रम से लेके डांडी नामक जगह जगह तक। साबरमती आश्रम से चले थे, डांडी तक गए। टोटल कितना चले? 240 माइल पैदल चले। और इनके साथ में इनके 78 वॉलेंटियर्स भी थे। तो ये वहां पे गए, डांडी नामक जगह पहुंचे, और वहां जाके इन्होंने साल्ट लॉ को ब्रेक किया। कैसे किया? उन्होंने जाके साल्ट प्रोड्यूस किया और एक तरीके से नमक को चखा, और ये दिखाया कि देखो भाई, ये मैंने इनका लॉ एक तरीके से ब्रेक कर दिया है। तो ये होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। एक तरीके से इन्होंने माना नहीं ना। समझ गए आप सब। और देखो साल्ट को ही गांधी जी ने क्यों चुना, क्योंकि देखो इनको ये था कि ये कॉमन मैन तक जाएगी ये बात। क्योंकि ये तो सभी को चाहिए, नमक तो हर कोई खाता था।
है ना, गरीब लोग भी खाते थे। और अगर इसके ऊपर टैक्स लग रहा है तो फिर इससे इम्पैक्ट हो रहा है ना, जैसे कोई चीज मान लो 5 रुपए की है, टैक्स लग के वो बढ़ जाएगी 8 रुपए की, 9 रुपए की हो जाएगी। तो एक तरीके से सभी इससे इम्पैक्ट थे। तो गांधी जी ने इसी नमक को इसलिए चुना कि ये कॉमन मैन तक जाएगा और सभी इसे खाते हैं, तो सबको एक तरीके से इकट्ठा करने के लिए। और देखो, ये जो नमक के ऊपर टैक्स था ना, ये इतना ज्यादा था कि इसी बात से आप आइडिया लगा लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेवेन्यू का 8.2% इस टैक्स से आता था। तो इसीलिए ये किया गया साल्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइटल ऑफ महात्मा। अब देखो, महात्मा का टाइटल क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि महात्मा मतलब मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का टाइटल किन्होंने दिया। तो ये टाइटल कौन देते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया? 1915 में। और देखो, आप ऐसे ट्रिक बना के याद कर लो कि ये टाइटल तो महात्मा का दे दिया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और फिर रविंद्रनाथ टैगोर को भी गांधी जी एक टाइटल देते हैं। वो टाइटल कौन सा होता है? गुरुदेव। गुरुदेव का टाइटल किसने दिया? गांधी जी ने। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को भी एक टाइटल दिया था। वो टाइटल क्या था? पेट्रियोट। ठीक है। पॉलिटिकल गुरु कौन है महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले। और फिर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो वो थे एमजी रनाडे। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मैंने आपको पिछली स्लाइड में कवर करवाई दिया है। कब स्टार्ट हुई? 1930 में। कहाँ से स्टार्ट हुई? साबरमती आश्रम से। ये मैंने आपको सारा का सारा कवर करवाई दिया है कि डांडी मार्च से स्टार्ट होती है, साल्ट सत्याग्रह भी जिसको बोला गया। और गांधी जी की डायरेक्ट कैंपेन थी ब्रिटिश सोल्ट टैक्स के अगेंस्ट कि भाई हम कोई भी साल्ट टैक्स अब देंगे नहीं। ठीक है, साल्ट के ऊपर कोई मोनोपोली आपकी चलेगी नहीं, और हर कोई साल्ट एक तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है, समुद्र से ले और अपना कोई टैक्स देने की जरूरत है नहीं। फिर ये मैंने आपको बता ही दिया अभी कि पॉलिटिकल गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? जस्टिस एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। फिर एक ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है, ये सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी को हाफ नेक ट्रेडिशियस फकीर, अर्धनग्न फकीर किन्होंने बोला था? तो ये बोला था विंस्टन चर्चिल ने। कब बोला था? एक तरीके से जब ये उधर गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1931 में। आगे आ जाएगा ये भी। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, इसको पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला? चार ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो किन्होंने बोला? महात्मा गांधी ने। ठीक है। अब ये क्रिप्स मिशन के जैसे अलग से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको अलग से कवर करवाऊंगा कि क्रिप्स मिशन में क्या क्या था। लिस्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे इसको पोस्ट डेटेड चेक क्यों बोला गया? इसीलिए बोला कि इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, जब तक देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, 1939 से स्टार्ट हो गई थी ना वर्ल्ड वॉर। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई ब्रिटिशर्स ने बोला इंडियंस को कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, वॉर चल रही है अभी, और जैसे ही हम वॉर जीत जाएंगे तो बाद में आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, है ना, और आपके लिए और ये कर देंगे, मतलब अलग अलग प्रोविजन दिए। तो फिर गांधी जी ने बोला कि भाई, जब गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था कि एक तरीके से आपकी कोई गारंटी नहीं है, आप लोग वॉर जीतो और बाद का मतलब क्या ही है, इस तरीके से ये स्टेटमेंट है पोस्ट डेटेड चेक। फिर ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी कंसेप्ट तो क्या है, मतलब ये पैक्ट हुआ है पहले हिस्ट्री में। तो ये गांधी इरविन पैक्ट के अंदर टोटल 11 डिमांड रखी गई थी। तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि ये कब स्टार्ट हुआ। तो ये मतलब ये पैक्ट कब होता है? तो ये पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। अब देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, गांधी जी ने 11 डिमांड रखी। लॉर्ड इरविन उस टाइम वॉइस रहे होते थे उनके उनके सामने कि हमारी 11 डिमांडें हैं। तो उसमें से वो 11 की 11 आप कवर कर लो। 11 11 आपको याद होनी चाहिए अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पूछी जाएगी तो। लेकिन यहाँ पे मैंने कवर वो वाली की है मेन मेन, जो जो मान ली गई थी डिमांड। सम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिशर्स। तो पहली डिमांड तो ये इन्होंने मान ली थी कि ठीक है भाई, रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ देंगे एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वोलेंस। लेकिन उनको नहीं छोड़ेंगे जो मतलब वोलेंस में गिल्टी हैं, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वो जो है ना, उनके ऊपर जैसे इन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला रखा था ब्रिटिशर्स ने। फिर अगली डिमांड इन्होंने क्या मांग ली थी कि ठीक है, आप लोग जो इंडियंस हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, धरना दे सकते हो। कहाँ पे? जो भी दारू की शॉप है, लिकर शॉप, या फिर फॉरेन क्लोथ्स की जो भी शॉप है, वहां पे आप लोग धरना दे सकते हो। और फिर क्या था कि फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ द सॉल्ट बाय पर्सन नियर द सी कोस्ट, ये भी डिमांड मान ली गई थी कि ना साल्ट के ऊपर ठीक है भाई, अब टैक्स नहीं है, आप आम आदमी फ्रीली साल्ट को कलेक्ट कर सकता है। और कांग्रेस के ऊपर भी बैन लगा दिया था इन्होंने, तो ये बैन भी इन्होंने हटा दिया था। ये गांधी इरविन पैक्ट है। सीधा सीधा ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ कब, साइन हुआ?
और क्या पता कई बार ऐसे ही पूछ ले जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द डिमांड अंडर द गांधी इरविन पैक्ट। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्ट किसने लिया था, गांधी जी ने। और फर्स्ट कब होती है, 1930 में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है, 1931 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है, 1932 में। जब हम वो भीमराव अंबेडकर जी को कवर करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने वाले व्यक्ति कौन थे इंडिया की तरफ से, भीमराव अंबेडकर जी। और इसी के अंदर आप एक इम्पोर्टेंट और ऐड कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कवर किया नहीं है, लेकिन एक पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट कई बार पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि पूना पैक्ट कब साइन हुआ। तो पूना पैक्ट होता है 1932 में। कहाँ पे होता है, यरवदा जेल में। और तीन इंपॉर्टेंट उसके अंदर पर्सनैलिटी थे, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और एक कौन, मदन मोहन मालवीय। जब भीमराव अंबेडकर जी का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें डिटेल से करवाऊंगा पूना पैक्ट। ठीक है, अभी आप खाली तीन व्यक्तियों के नाम याद रख लो और कब हुआ ये भी याद रख लो, नहीं तो ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई। कब होती है, 1942 के अंदर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाएगा। और आपको डेट भी पूछ ली जाएगी कि ये कब स्टार्ट हुई, तो 8 अगस्त 1942 को। और ये भी एक मास मूवमेंट थी। मास मूवमेंट का मतलब आप समझ रहे हो ना, गांधी जी की भी जो भी मूवमेंट्स है ना, ये सारी की सारी मास मूवमेंट है, कि मतलब लोगों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है इसमें। और इसके रिगार्डिंग एक स्लोगन है, यहाँ पे गांधी जी ने स्लोगन दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो। और कौन सा सेशन था, बॉम्बे सेशन। कांग्रेस का जो बॉम्बे सेशन था ना, वहां पे ये रेजोल्यूशन एक तरीके से पास किया गया कि ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। अब दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स परस्पेक्टिव से, कि जब ये मूवमेंट चल रही थी ना, तो इस टाइम अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाया गया था 1942 में। किसने चलाया था, तो ये चलाया था उषा मेहता ने। क्यों, क्योंकि ना ये मैसेज भी तो स्प्रेड करना था, है ना। और सारे के सारे लीडर तो अरेस्ट ही हो गए थे जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना, इसके कुछ टाइम बाद सारे इंपॉर्टेंट लीडर अरेस्ट हो गए थे। तो गांधी जी ने पहले ही बोला था कि इस मूवमेंट में आप अपने आप के खुद ही लीडर हो, पब्लिक को ऐसा बोला था कि सभी अपने आप में लीडर हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन किसने चलाया, उषा मेहता ने। क्यों, मैसेज स्प्रेड करने के लिए, है ना, कि गांधी जी का क्या मैसेज है, तो अंडरग्राउंड ये चलाया गया। दूसरा ये पूछा जाता है कि कौन से इनमें से कौन से व्यक्ति ने, कौन से पर्सनैलिटी ने भारतीय ध्वज को लहराया ग्वालियर टैंक मैदान में, जो कि किधर है, बॉम्बे में, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। कि भारतीय ध्वज को ही लहरा दिया कि ये लो भाई। तो ये किसने लहराया, अरुणा आसिफ अली ने। ये भी पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रख लो। फिर ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि गांधी जी का जो बर्थडे है ना, 2 अक्टूबर, इस डेट को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस रिकॉग्नाइज किया गया है। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। कब, 2007 में। तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट सारे के सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं गांधी जी से रिलेटेड। अगली वीडियो के अंदर मैं किसी नए पर्सनैलिटी को लेके आऊंगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कवर करवाऊंगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं हमारी वीडियो। थैंक यू।